अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजीन अजीज। राउंड अप आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज का दिन आम दिन नहीं है। तारीख जब भी लिखी जाएगी, जून 2026 का यह हफ्ता पाकिस्तान के सफारती अरूज और अंदरूनी सियासी और माशी हिजान के एक ऐसे संगम के तौर पर याद रखा जाएगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ आलमी उफक पर पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अमेरिका और ईरान, जो सदियों पुरानी दुश्मनी और 15 हफ्तों की हौलनाक जंग के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो पाकिस्तान की सालसी में तय पाने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत कर चुके हैं। तारीखी इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर बाकायदा हतमी और दस्तखत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने किए। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर और यूरोपीय यूनियन ने न सिर्फ इस मुआहिदे का खैर मकदम किया, बल्कि खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाने पर पाकिस्तान की सिविल क़यादत और बिलखसूस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुरतमंदाना और कामयाब बैकडोर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक विजडम की खुलकर तारीफ की। इस तारीखी अमन मुआहिदे के अहम नुकात में अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल खात्मा, ईरान पर आयद सख्त मुआशी पाबंदियों में बतदरीज और बड़ी नरमी, मुख्तलिफ आलमी बैंकों में मुंजमद अरबों डॉलर के ईरानी एहसासों की फौरी बहाली और ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के फंड्स का क़याम और तजारती जहाज रानी के लिए अपनाए हुर्मुज को फौरी तौर पर खोलना शामिल है। ताहम दूसरी जानिब इसराइल ने खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख और उस मुआहिदे के तहत लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी के दायरा कार को यकसर मुस्तरद करते हुए इस अमन फ्रेमवर्क पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जिससे इस फ्रेमवर्क की मुकम्मल अमरदारी पर ताहाल चैलेंजेस मंडला रहे हैं। अब नए हुर्मुज खुल रही है, दुनिया एक बड़ी आलमी तबाही से बच गई है और इसका सहरा बिलाशुबा हमारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इस बैकडोर डिप्लोमेसी को जाता है, जिसकी क़यादत फील्ड मार्शल कर रहे थे। ये पाकिस्तान के वकार की मिराज है, लेकिन क्या आलमी जरीदों की ये सुर्खियां, हुर्मुज के खुलते हुए रास्ते और वॉशिंगटन से तेहरान तक होने वाली ये वाह वाह पाकिस्तान के आम आदमी का पेट भर सकती है? क्या इस आलमी वकार का असर हमारे गरीब आवाम की जेब पर पड़ेगा? एक तरफ वफाकी बजट ने आम आदमियों की उम्मीदों को तोड़ दिया है, तनख्वाहों में इजाफे आटे में नमक जितने, जबकि टैक्स ऊंट जितना लगा दिया है। वहीं पंजाब के बजट में सालाना तरक्याती बजट पर 40% का कट लगा दिया है। 1240 अरब का तरक्याती बजट सुकड़ कर 752 अरब पर आ गया है। मईशत पटरी से उतरी हुई है, अवाम रिलीफ को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ फैसल वाडा जैसे मुक्तदर हलकों के करीबी समझे जाने वाले सेनेटर्स ये दावे कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स आने वाले हैं और सियासतदान या तो कंटेनर्स के ऊपर होंगे या कंटेनर्स के अंदर। सवाल यह है कि क्या इस एक पेज के बीच में कोई दरार आ चुकी हुई है? क्या कोई कौमी हुकूमत का नया प्लान बन रहा है? और इस सारे खेल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट को लेकर एक अलग महाज खोले बैठी है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे, बजट पास नहीं होने देंगे। क्या ये आलमी वाह वाह गरीब आवाम का पेट भर पाएगी? क्या अंदरूने मुल्क कौमी हुकूमत का प्लान फाइनल हो चुका है? क्या सियासतदान अब वाकई कंटेनर्स के अंदर जाने वाले हैं या ऊपर रहेंगे? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब, सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि यूँ कह लें कि ये पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक तारीखी दिन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने कामयाब सालसी कराई है और मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जिससे पूरा खित्ता और बिलखसूस खलीज एक बड़ी तबाही से बच गया है। आप इस गैर मामूली सफारती कामयाबी को कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल के तनाजुर में इसकी अहमियत का क्या तज्जिया करेंगे? चलिए, मेरे ख्याल में नाकाबिल यकीन है। अभी भी ऐसी चीज होती है कि जैसे आप समझते हैं कि ख्वाब देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान, एक बड़ा वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, मेरे जैसी मेरी उम्र के लोग, और फिर जो एक बड़ा अरसा पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, जो कि मुझे उसका भी एक तजर्बा है, और सारी दुनिया घूमने के बाद जिस तरह ग्रेजुअली हमने पिछले 60-70 सालों में पाकिस्तान को बेतौकीर होते देखा है, और पाकिस्तान का बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एक बताना भी बड़ा एक मायूब लगता था, अब वो पाकिस्तान दुनिया के हर ज़बान में टॉप हेडलाइन स्टोरी है। दूसरा यह कि मैं तो यही समझता हूँ कि जंग अजीम
स्वयं जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो एवर्ट हुई है, वो उससे टली है। ये बड़ा खतरनाक हो सकता था। ये आपको अभी कुछ अर्से बाद खबरें निकलना शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से जो है कितनी दफा प्लान हुआ होगा। कम से कम 3 दफा प्लान हुआ होगा कि जिसमें जी ईरान के ऊपर न्यूक डाला जाए। अगर न्यूक्लियर बम डालते तो समझे कि वो फिर ऐसी तबाही थी कि वहां रुकनी नहीं थी और वो फिर सारे खिते क्या सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेना था। तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि अभी सिर्फ एक ही ट्रिक इस्तेमाल हुआ था अपना हुर्मस का, उसने पूरी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कौन सा दुनिया का मुल्क है जो आज अपना हुर्मस की वजह से इस वक्त मुआशी बुरान का शिकार नहीं है। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक अपनाए हुर्मस जो है या एक स्टेट जो है दुनिया की जो 3-4 ही ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें से अगर एक को ब्लॉक किया जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो जमीन बोझ हो जाएगी, घुटनों पे आ जाएगी और वो बिल्कुल तो उसको माथे जो है जमीन पे टेक देगी। ये चंद चीजें हैं या मैं तो बड़ा एक ऐसा फियर ऑफ द अननोन था, ऐसा एक अनजाना खौफ था कि जो मुझे घायल किया जा रहा था। सारी चीज जानते थे, देखते थे और समझते थे। एक आसूदगी थी और वो ये थी कि जब पहले 2 दिन में ईरान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया 28 को फेब को, 1 और 2 मार्च को, और उसके बाद वो ईरान को पूरी इस तरह लगा कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ना उनका सुप्रीम लीडर जो शहीद हुआ है, ना उनकी आला क़यादत 40 जो है चीजत के लोग शहीद हुए। तो तब भी ये पता चल गया था कि ये जंग जो है ईरान जो है वो नहीं हार सकता इनसे। पता नजर कि उसका बैकग्राउंड भी था, लोग पूरी खिते की जो हमारी जो ट्रेन है, जो उसका जोग्राफियाई जो उतार चढ़ाव है, तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल। और सर, इस मुआहदे को इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया, जो जाहिर है सदियों तक याद रखा जाएगा और इसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बिल्कुल जाता है। आलमी सतह पर वाह भी हो गई है, कामयाबियां भी मिल गई हैं और मुल्क का वकार भी बुलंद हो गया। मगर सर, इस मुआहदे और वकार का आम आदमी को क्या फायदा होगा? क्या इस सफारती कामयाबी को हम किसी मुआशी फायदे में बदल पाएंगे या सिर्फ हमारे गरीब आवाम को सिर्फ आलमी जरीदों की सुर्खियों से ही दिल बहलाना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को अगर जो है ना आगे मजीद चलना है तो इस तरह की चीजें करते रहें, क्योंकि और तो मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी का दिल बहलाने के लिए इनके पास कुछ सामा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा एक पाकिस्तान का जो डिलेमा है और वो ये है कि एक आम आदमी का हुकूमत का कनेक्ट नहीं है। क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा, तारीख पाकिस्तान के अंदर शुमार दफा हो चुका है और तारीख से कुछ बंदा सबक, तारीख का एक सबक ये भी है कि तारीख से कुछ बंदा सबक नहीं सीखता। और ये कि इस वक्त रायआमा जो है उसकी अक्सरियत जो है वो हुकूमत और या रियासत के साथ नहीं है। और जब आप ये देखें कि घर के अंदर इतनी खुशियां हो रही हो और पूरी कौम यकसुई के साथ एंजॉय ना कर सके, तो बहरहाल एक तकलीफ तो होती है कि कई लोग हैं जो इस खुशी में अपनी खुशी नहीं देखना चाहते और हर तरफ से इसी कश्मीर का मसला जो है वो एक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा उजागर किया जा रहा है बनिस्बत इसके कि इस पर कोई बातचीत की जाए। मेन स्ट्रीम पे तो आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो अभी भी उन बातों को ज्यादा उछाल रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर तकलीफ पहुंच रही है, अजियत पहुंच रही है, दहशतगर्दी के वाकयात हैं बलूचिस्तान के हैं, उनको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत जो है हुकूमत आ रही है और पहली दफा नहीं हुआ। ये मेरी तो जिंदगी के अंदर ये मेरा ख्याल में पूरा 5वां वाकया या 6वां वाकया है कि जैसे मैंने इस तरह देखा है कि अवामुन्नास है वो हुकूमत से बिल्कुल बदतन है और हुकूमत जो है अवामुन्नास से दूर है और अवामुन्नास हुकूमत से दूर है। तो
सर अगर अवाम-उन-नास हुकूमत से दूर है, हुकूमत अवाम-उन-नास से दूर है, तो फिर तो सर ये निज़ाम चलना मुश्किल है। इस वक्त सीनियर सियासतदानों से लेकर आज़ाद तज्ज़ियाकारों तक सर सभी ये बात दोहरा रहे हैं कि हुकूमत अपने अंदरूनी अहदाफ में बुरी तरह फेल हो चुकी है। फील्ड मार्शल साहब की वजह से मिलने वाली सफारती कामयाबी पर तो क्रेडिट लिया जा रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ देने, बजट के मामलात संभालने और मईशत को पटरी पर लाने में सब फ्लॉप हो गया है। सर फिर यही वजह है कि कहीं ना कहीं कौमी हुकूमत की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। आपके ख्याल में क्या ऐसा कोई प्लान पसे पर्दा ज़ेरे गौर है? देखिए जी, असल तो अभी तो खैर गहमा गहमी है, मसरूफियात बहुत है। जो असल चीज़ है वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है या सियासी इस्तेकाम है, वो होता क्या है? सियासी इस्तेकाम यह है कि जी आप एक ऐसा सिस्टम चला रहे हो जिसका मुस्तकबिल कोई ना हो। इसमें कोई गाज नहीं कि ये सिस्टम 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, लेकिन इसका मुस्तकबिल नहीं है। यानी कि जब आप मुझे ये कहें कि ये सिस्टम 2030 तक चलेगा, चल जाएगा, तो मैं आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि 2031 में हम क्या देख रहे होंगे? क्या 47 प्लस RTS को जमा करके कोई निजाम चला रहे होंगे? चलो 2035 तक चल गया, तो 2036 में क्या देख रहे होंगे? तो जब किसी दुनिया की तारीख में मैं तो कह के मेरे तो दिमाग जो है बिल्कुल जिस वगैरह खाली हो गया है, ये बात दुरा के, और सालों से दुरा रहा हूं कि भाई आप इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आप इस मुल्क के आगे नहीं बढ़ा सकते। कौमों मुल्कों की तारीख के अंदर कौमें और मुल्क तहलील हो जाते हैं और सियासी अदम इस्तेकाम में, और आगे नहीं बढ़ पाते। भाई इनको मिसाल नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, 100 ट्रिलियन डॉलर के उसके पास तेल, गैस और रिजर्व है, 100 ट्रिलियन डॉलर। G20 की टोटल दौलत जो है 102 ट्रिलियन डॉलर है। G20 के जो दुनिया का 20 रिचेस्ट ममालिक है, बल्कि आप उसको छोड़े, पूरी दुनिया की जो दौलत है वो इस वक्त 116 ट्रिलियन डॉलर है। इकोनॉमी है जो मुल्कों की, सारे मुल्कों की जितने 195 मुल्क हैं, जिनमें 2 UN के मेंबर नहीं है, ताइवान और एक और, बाकी 193 जो मेंबर है, लेकिन 195 मुल्कों की इकोनॉमी जो है 116 ट्रिलियन डॉलर है। वेनेजुएला अकेला जो है उसके पास जो ज़खायर पड़े हैं तेल के, गैस के, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे नहीं है, तो वहां पे लगता है अफ्रीका की तरक्कात का आलम है। और जिन मुल्कों में जो G20 के जितने मालिक हैं, क्या था कि उनके अंदर कॉमन क्या चीज है सारों में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जितने भी होंगे नाम आप गिन लें, 20 ममालिक जो टॉप। तो सर फिर यहाँ भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि निज़ाम तो चलाने के लिए तो फिर आप बहुत तरह से चला सकते हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और जो हम देख रहे हैं बहुत सारे तज्जियाकार अपने तज्जिया दे रहे हैं। ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत ना अपना सियासी बयानिया बना सकी है, ना मुआशी हालत बेहतर कर सकी है। तो सर फिर इसका क्या आपके ख्याल में क्या हल हो सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है? कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं कि कौमी हुकूमत लाई जाए, इससे मामला बेहतर हो जाएंगे। आप समझते हैं कि अब कोई नया सेटअप लाना चाहिए? क्योंकि ये तो फ्यूचर नहीं ला रहा ना हमारा, ये तो उस तरह से एक डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ। तो जब आप अवाम के साथ ही कनेक्टेड नहीं है, तो चाहे आप जितनी सफारती कामयाबी हासिल कर लें सर, लेकिन अपने हाउस में तो मामलात खराब है ना। अब क्या किया जाए? जाहिर है कि सबसे कमजोर लिंक जो है सिस्टम में वो शहबाज शरीफ ही है। ये वजीर जो नालायक लोग बैठे हुए हैं, पंजाब के जो नालायक वज़रा हैं, बाकी लोग तो सारे काबिल हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिए हैं काबिल लोगों ने। राज्य जिन्होंने हीरे तलाश किए हैं, इमरान खान जिनका हीरा तलाश किए थे, जिन्होंने, उनसे किसी ने आज तक गोशमाली की है कि आपने पाकिस्तान पे ये एहसान क्यों किया? फॉर्म 47 के कोई फॉर्म 51 निकाल ले, फॉर्म 420 निकाल ले, कोई निकाल ले। मैं बदेश में क्राइसिस ये है कि आपने के पास चॉइस है नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिस्टम के नागुज़ीर हैं। लेकिन सर जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो नागुज़ीर थे सिस्टम के लिए। तो तब्दील करना था तो क्या कहना चाहिए, वो शौकत अजीज को तब्दील करना था, जफरुल्लाह खान जमाली को तब्दील करना था। तो जो नागुज़ीर है उनकी कोशमाली नहीं हो सकती, उनके ऊपर सवाल नहीं हो सकता। तो फिर अब कोई ख्वाहिश भी ना रखे, चल लेते हैं जितना चलता है। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं ना वो थोड़े डिफरेंट हैं। फैसल वाडा साहब जो एक मखसूस
और बासर गिरोह के बड़े करीब समझे जाते हैं। उनके कहे हुए अल्फाज अक्सर सच भी साबित होते हैं। तो अब वो पंजाब हुकूमत की करप्शन और स्कैंडल्स के मंजरे आम पर आने की बातें भी कर रहे हैं, साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि तमाम सियासतदान या तो फिर कंटेनर्स के ऊपर होंगे या कंटेनर्स के अंदर होंगे। क्या पसे पर्दा मामलात वाकई बिगड़े हैं? एक पेज पर कोई बड़ी दरार पैदा हो चुकी हुई है आपके ख्याल में? फिर क्या फर्क पड़ेगा? शहबाज शरीफ की जगह किसको ले आएंगे? शजिया को बना दें और मामला ठीक हो जाएंगे। देखा, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो इस तरह के करते हैं, जिनके पास बारोड ओपिनियन होता है या एक स्क्रिप्टेड ओपिनियन होता है, उनकी बातें मेरे सामने ना किया करें। ये स्क्रिप्टेड ओपिनियन ठीक है उनका है, अच्छा, वो यही कहते हैं कि जी अब सियासतदानों को तो कोप नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? वैसे लाजनहल किस्म का, लायानी किस्म तो सर इधर भी तो हमारे ये सर कसूर तो सियासतदानों का है ना, अलाउ ही क्यों करते हैं? चलो वो कर लेते हैं, वो कहते हैं ना, बार बार यही तो जाते हैं उधर। एक कंपनी, प्लम्बर्स की कंपनी थी, तो वो नुकसान में जा रही थी, ओवरहेड बढ़ गया। उन्होंने कहा जी कितने जो है कि तनख्वाहें जो है वो आधी करें। उन्होंने कहा अच्छा जी फिर कैसे करें? उन्होंने कहा जी मेरी तो मैनेजर है, फाइनेंस के बंदे। उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा जी प्लम्बर्स को निकाल दें, क्योंकि उस वक्त प्लम्बर जो थे कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। जो सीईओ बैठा था ना, वो प्लम्बर नहीं था, फाइनेंस मैनेजर प्लम्बर नहीं था, तो प्लम्बर को निकाल दिया। कंपनी प्लम्बिंग का काम करती थी, लोग घरों में जाके प्लम्बिंग का काम करते थे, तो साइड के प्लम्बर्स फिर चला लें। इस हर दहाई में हमने एक सिस्टम किया। ये जो मेरे तो सवाल ये है कि ये जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें एक पेज पे भी रह जाए, शहबाज शरीफ भी चलता रहे, इस पर आगे क्या करेंगे? इलेक्शन कर, फ्री और फेयर इलेक्शन करवा के नहीं, जब आप में शिकत नहीं है किसी जगह पे भी। सर वो तो अभी जिस तरह से हमने सर ये मौजूदा हुकूमत तो क्लेम करती है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए हैं, जिसमें बड़े हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत भी हासिल कर ली है। तहरीक इंसाफ को ऑल्दो मुहिम चलाने की इजाजत भी नहीं दी थी, जिससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल तो उठता है। लेकिन हुकूमत कहती है हमने बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए थे, इसी वजह से जो रिजल्ट आए हम नहीं जीते वहां पर। आखिर क्या वजह बनी है कि वफाक में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग वहां बुरी तरह हारी? नहीं, हमारी क्या आखिरी मौके पर यही फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है। जिन्होंने शहबाज शरीफ को दी है, उन्होंने जाकर उनको दे दी है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि एनएफसी अवार्ड की जगह 1100-1200 अरब रुपए जो था वो सुबह ने कहा देने पर तैयार हो गए सारे। तो आप कह रहे कि डील थी कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा? ये ज़ाहिर है, अब शायद तस्वीर भी दे दें। ऐसे तो नहीं 350 अरब। जरदारी साहब तो डीलर है, व्हीलर भी है, डीलर भी है। ठीक, तो सर इसी इलेक्शन से जुड़ी एक और चीज़ भी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अचानक चंद घंटों के लिए सियासी मंजरनामे पर लाया जाता है और गिलगित बल्तिस्तान में उनसे तकरीर भी कराई गई। फिर उसके बाद जो नतीजा आया उससे ख़ुद नून लीग के अंदर एक बड़ी परेशानी ने जन्म लिया। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को वहाँ भेजने का फ़ैसला दुरुस्त था? नवाज शरीफ साहब को इस तरह चंद घंटों के लिए बाहर आना चाहिए था, या अब उन्हें अब पक्की सियासत रिटायरमेंट लेनी चाहिए, सियासी रिटायरमेंट? मुस्लिम लीग नून जो कुछ है, नवाज शरीफ है, छोटी है, बड़ी है, तरीके से जो कुछ है, इमरान खान है, ये सारे लोग जो बैठे हैं, जो हकी सच्ची जीता है इनमें, तो नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। पार्टी जो है ना, उसमें तो नवाज शरीफ MPS की मरहून मिन्नत नहीं है, नवाज शरीफ के सारे मरहून मिन्नत है। जो भी थोड़े बहुत जो हकी सच्ची है, बाकी तो धोन धांधली से कोई भी जी सकता है। तो इसलिए नवाज शरीफ के बगैर तो मुस्लिम नून, जब उनके साथ नून लग गया तो ये फैसला मैं कौन करने वाला हूँ? मैं अगर मुस्लिम नून में होता तो मैं कहता है कि मेरी ये राय है। जब हम है ही नहीं तो बैठ से बैठ के मैं क्यों मुस्लिम नून के बारे में एक ऐसा फैसला करूँ कि इमरान खान को पार्टी ऐसे चलानी चाहिए? फिर जैसे मर्जी चलाए, चाहे वो कुछ करे। ये देखा ना, ये तो चॉइसेस है, हर पार्टी के लीडर की अपनी अपनी चॉइसेस है, बंदा क्या कर सकता। सही, लेकिन जिस तरह की क्राउड पुलिंग जो उनके पास पहले खसूसियत थी, शायद अब वो नहीं रही। सर दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि बजट को लेकर एक अलग ही
ड्रामा चल रहा है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि वफाक ने इमरान खान से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी जो पूरी नहीं की गई, इसलिए वो बजट पर वोट नहीं देंगे और सूबे का मुकम्मल बजट भी पेश नहीं करेंगे। क्या वफाक की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आईनी और अवामी मामलात में ऐसा सियासी रस्साकशी से गुरेज करे? आखिर इमरान खान से एक मुलाकात कराने में वफाक को इतना खौफ क्यों है? वफाक को के पास बेचारे का क्या है, मुझे तो वफाक से गिला है। यानी कि हमारे वजीर आजम के पास कोई हक नहीं है, उनके पास ये राइट ही नहीं है कि वो मुलाकात अगर कहते हैं कि मैं करा दूंगा तो वो नहीं करा सकते। पहेलियां को बताए तो वो मैं बूझे कि बड़ा एक्सपर्ट हूँ। आप जो बातें करें जो आम फहम है, मतलब कि जाने तो न जाने, भूली न जाने, भाग तो सारा जाने है। आया को पता है कि जी कुछ मामलात में कोई इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर कोई बातचीत हो रही है आपके ख्याल में? सर आपके जराए चाहें वहाँ क्या रोक लेगा? सर आपके जराए क्या कहते हैं, कोई बातचीत हो रही है इमरान खान साहब से? पिछले दिनों में भी खबर आई थी कि उनको मुंतकिल किया गया। अभी भी कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे शायद उनकी किसी शख्सियत से मुलाकात भी हुई, कोई ओवरसीज वफ्द भी आया हुआ है, वो भी शायद वहाँ पे मौजूद है। कोई इस तरह की आपके जराए क्या कह रहे हैं? कोई ऐसी बातचीत हो रही है इमरान खान साहब से? मैं आपको एक जो है ना एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो भी पॉपुलर लीडर है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही काफी है कि जो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सिस्टम से लाताल्लुक हो गए, मेजॉरिटी, यही काफी है। उसके लिए कुछ झलाओ घिराओ, कोई लो 2 लाख 5 लाख 15 लाख मिलियन मार, ये भी ठीक है, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए, लेकिन ये काफी है कि एक ऐसा बंदा, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे ना, पॉपुलर लीडर थे, तो उनको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये सुहाने रूह है, ये आपके साथ पे सवार रहता पॉपुलर लीडर। हाँ, जिसमें कहेंगे कि जी हमने पब्लिक के अंदर इमरान खान के कुछ बंदों को जानते हैं जो पहले इमरान खान साहब के साथ थे, अब साथ छोड़ गए, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ वाकई इमरान खान जेल में होने के लोग साथ छोड़ रहे। जब आप अच्छा खासा एक ऐसी जनरेशन से आपका ताल्लुक है जो ज्यादा वाइब्रेंट है, तो आप किसी जानने वाले को, अपने कजन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों में से किसी पूछो कि इमरान खान के साहब के साथ थे, क्या वो पीछे हट गए हैं? नहीं हट गए तो समझो कि फिर सर खान तो डटा हुआ है, लेकिन फिर यही तो सर प्रॉब्लम आ रही है ना कि खान डटा हुआ है एक तरफ से और उधर से जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना सियासी बयानिया नहीं बना पाई। दैट्स द प्रॉब्लम ना। नहीं, बात बयानिया कोई भी नहीं होता बीबी। अब आपको पता क्या समझाए, ये सारे आज की जनरेशन है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बयानिया एक ही है, और बयानिया है इस मुल्क के अंदर जिसके पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है ना, वो सातवें आसमान की सियासत करता है, उससे फतेह। ये इमरान खान दिसंबर 2021 के अंदर क्या बयानिया था? क्या वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ था इसने? जब जमानत जब्त नहीं होती थी इमरान खान साहब की, क्या चौखाना अस्पताल 94 में नहीं बना लिया था? कहाँ गए वो बयानिया और कहाँ गए? ये बुजदार के ऊपर पॉपुलैरिटी मिली है, कश्मीर फतेह की है। कश्मीर तो इमरान खान साहब के दौर में हम दे बैठे थे। क्या है? एक ही बयानिया। नवाज शरीफ का जो बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, वो इमरान खान साहब ने उदाहरण ले लिया है आज की तारीख में। इमरान खान साहब का जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया दोनों नवाज शरीफ साहब ने अपने गले डाल लिया। तो पाकिस्तान की अवाम तो का एक ही बयानिया है कि वो किसी सूरत में पिछले 70 साल में मैंने नहीं देखा कि कभी भी वो किसी प्रो एस्टेब्लिश सियासतदान को उनकी नजरों में जच जाए, डर जाए। अब ये लम्हा फिक्री किसके लिए मुझे नहीं पता, सियासतदानों के लिए, अवाम के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन ये एक वो सच है जिससे आप आंखें बंद करके अवॉइड तो कर सकते हैं, इसके अलावा इससे मफर नहीं है। ठीक सर, एक शॉर्ट आंसर चाहिए, वक्त की कमी की वजह सर शॉर्ट आंसर चाहिए। आप मुझे बताएं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप इस पूरे सेटअप की? एक शेर है जो नवाज रसूलुल्लाह साहब पढ़ते थे इसी हालात में, इसी सवाल के जवाब में जी, कि कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद रहता है, गुबारे कैश खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। आज तक तो जो तब्दीली आई है अंदर से खुद ही उठा खुद ही बर्बाद हुआ है। हमारे अवाम वो नतीजा पाकिस्तान के अवाम ने कभी हासिल नहीं किया।
खुद ही मुशर्रफ अपनी बहुत चीजें चलेगी, खुद ही अयूब खान जो है अपनों के हाथों चलेगा, तो वो एक और साइज है। तो सही। लेकिन मेरा तो फिक्र एक आप कोई नहीं देख रहे। कहूंगा कि पाकिस्तान, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं, मुझे ये फिक्र नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो निजाम चल रहा है उसके बाद क्या पाकिस्तान में हमने कोई निजाम शुरू करना है। 70 साल मेरे गुजर गए ये चीज देखते देखते। और बिल्कुल आप सही। लोग, मुझे खर्चा ये है कि आप लोग जो आजकल जनरेशन है, ये बेचारे किस मुल्क के अंदर हम इनको छोड़ के जा रहे हैं जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस मुल्क में निजाम नहीं है उसको कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल सही सर, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उम्मीद की किरण बाकी रहे। बहुत शुक्रिया फिज़ल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है दफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सईद साहब, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अंदरूनी सियासी और माशी बहरान का शिकार है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इस बैकडोर डिप्लोमेसी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस स्ट्रेटेजिक विजडम को आप बतौर साबिक अस्करी अफसर कैसे देखते हैं? सिविल अस्करी क़यादत के इस इश्तराक ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस एमओयू को कराने में इसलिए सक्सेसफुल रही है कि एक तो ये लीडरशिप बिल्कुल फोकस्ड रही है अपने टारगेट की तरफ, और टारगेट था कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान को एक मेज पे बिठाना है, और अगर वो नहीं भी बैठते तो उनको कन्विंस करना है कि उन दोनों का फायदा जो है वो क्या कहते हैं एक पीस में है, वॉर में नहीं। सो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह थी हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की सक्सेस की, वो उनका फोकस था। दूसरा, मैं उनको इस बात का भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ अपना काम किया, क्योंकि जब आप पब्लिकली, खासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्टेप्स को डिस्कस करने लगते हैं, तो उसके कई मरतबा बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी एक्सप्रेशंस लगती हैं। सो मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज ने पाकिस्तान के लिए के ऊपर इसलिए भी बिलीव किया क्योंकि उनको नजर आया कि पाकिस्तान अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, वो बहुत सिंसियरली इस जंग को खत्म करवाना चाहते हैं, और इसीलिए दोनों पार्टीज आखिरी वक्तों पर अभी भी पाकिस्तान ही को सालिस मान रही हैं। सो ये जो खामोशी हमने रखी है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं इसको दूसरी वजह समझता हूं। तीसरी वजह जो है मेरे ख्याल शजिया जो है वो ये है कि हमने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया। हमारे जो एडवाइजर्स थे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को, उन्होंने हिस्ट्री में जाके देखा कि जी के दोनों कंट्रीज की ख्वाहिशात क्या हैं, वो किस तरह एक एग्रीमेंट्स के ऊपर आती हैं, और फिर उन्होंने एक इस तरह का एग्रीमेंट बनाया जो दोनों पार्टीज जो हैं अपने अपने इलेक्टोरेट या पब्लिक के पास लेके जा सकती हैं और विक्ट्री क्लेम कर सकती हैं। बिल्कुल सही। और सर, मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जा रहा है और ईरान के लिए $300 अरब का फंड भी कायम हो रहा है। आलमी मईशत को इस तबाही से बचाने के बाद अब आलमी बरादरी, जिसमें चीन, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन की नज़र में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कद कितना बड़ा है? जी देखिए, इस जंग से पहले भी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस बहुत वाज़ेह थी, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मैं समझता हूं कि जो दो मिथ्स थी गल्फ कंट्रीज के गल्फ के अंदर, वो ये थी कि एक तो कि अगर आप अमेरिकन कैंप का हिस्सा रहेंगे तो अमेरिका आपको ईरान के खिलाफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और पिछले कोई 35-40 साल से ईरान को इस इलाके में एक परियाह बना के पेश किया गया था 1979 के बाद। और जो दूसरी मिथ थी वो ये था कि जो अरब कंट्रीज हैं अगर वो मिलकर भी इजराइल का मुकाबला करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, और उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सबके साथ इकट्ठा लड़ सकते हैं। अब ये दोनों मिथ्स जो हैं शजिया, ये टूट गई हैं। सो मैं ये देखता हूं कि इस इलाके के अंदर जो है एक नया पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री पैराडाइम आएगा, और ये जो डिफेंस पैराडाइम है इसमें जो पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र जो हैं
बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे अलोंग साइड सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही है, लेकिन और अब जी मैं ये समझता हूँ शजिया के क्या कहते हैं कि मुसलमानों को भी इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें आपस में लड़ने के बजाय और आपस में तफरका रखने के बजाय हम लोगों को चाहिए कि हम अगर हम दोस्ती नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पीसफुल ताल्लुकात एक दूसरे के साथ रखें, ताकि इस इलाके के अंदर तिजारत हो सके, लोग फ्रीली मूव कर सकें और कोई दुश्मन जो है वो अननेसेसरीली हमें आपस में लड़ा ना सके। बिल्कुल सही। लेकिन सर, इस पूरे सिनारियो में जो एक स्पॉइलर है ना, जो फसाद की जड़ है इजराइल, उससे तो लेबनान समेत तमाम पर जंगबंदी के इस फ्रेमवर्क को यकसर मुस्तरद कर दिया है। क्या इजराइल का ये सख्त मौक़िफ़ इस तारीखी अमन मुआहदे को सबटाज कर सकता है, कीपिंग इन माइंड कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट विद नेतन्याहू? कोई वो ऐसी एकतरफा कार्रवाई कर सकता है इजराइल? जी शजिया, आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर ये जो 14 पॉइंट MOU लीक हुआ है ब्लूमबर्ग और क्या कहते हैं CNN की तरफ से, उससे तो ये जाहिर होता है कि अगर कोई एक कंट्री है जो अपने मकासद इस जंग में हासिल नहीं कर सकी है, वो इजराइल है। और इसीलिए जो आपका कंसर्न है कि वो स्पॉइलर होगा, बिल्कुल सही है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से इजराइल हमेशा हर पीस डील को किसी ना किसी तरीके से सबोटाज करता रहा है। मेरे ख्याल में जो हमारी पाकिस्तान की जो है ना, जो सबसे बड़ी जो फतह रही है वो ये है कि हम ईरान और अमेरिका दोनों को इस बात पे कन्विंस कर सके हैं कि ये जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं, खासतौर पे लेबनान और न्यूक्लियर इशू जो है, इनके ऊपर नेगोशिएशंस बड़ी लंबी चलेंगी। और अगर आप इनकी रेजोल्यूशन को यानी कि पहली अवलीन तरजीह बनाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक तरह की रिसेशन में जा चुकी है बिकॉज ऑफ हाई ऑयल एंड गैस प्राइसेस। सो आप अभी एक MOU कर लें और फिर 60 दिन के अंदर नेगोशिएशंस करके आप एक फाइनल मुआहदा कर लें। सो मेरे ख्याल में ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये बहुत सही है। अभी हमने ये देखा है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये साइन किया, लेबनान के अंदर जो है क्या कहते हैं, जो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ इजरायली ट्रूप्स थी वो तो रुक गई है, लेकिन उन्होंने विड्रॉ करने से अभी इनकार कर दिया। बिल्कुल जी, मैं इस चीज से मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल समझ रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी तो उनके लिए इस मुआहदे को एक्सेप्ट करना है थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो ये जंग प्रैक्टिकली हार चुके हैं, ठीक है ना। जो लेकिन जब इन 60 दिनों में ज्यादा लंबी नेगोशिएशंस होंगी तो क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल ऊपर उम्मीद हूं कि अमेरिका इजराइल को इस बात पे कन्विंस कर लेगा कि आप वापस अपने सरहदों में चले जाएं और लेबनान का जो भी आपने हिस्सा कैप्चर किया है वो छोड़ दें। लेकिन अगर वो नहीं करता इजराइल, तो ये भी इजराइल के लिए बुरा है। और क्योंकि इजराइल को पता है कि इस इलाके में अमेरिकन सपोर्ट के बगैर उनकी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल सही। और अगर अमेरिका ने अपनी सपोर्ट इस इलाके में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से उनसे वापस ले ली, तो इजराइल जो है उसके बहुत बुरे दिन आगे। वो तो सर अब इस पॉइंट पे आ गया है, अमेरिका तो बुरी तरह से निकलना चाहता है। सर, आमतौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान दूसरों की जंगें लड़ता है या अमन करवाता है, लेकिन खुद खाली हाथ रहता है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के कामयाब इनेकाद के बाद क्या पाकिस्तान अपने इस सफारती अरूज को क्या पाक सऊदीया दफाई मुआहदे की तर्ज के मजीद अहम ममालिक से नई अस्करी डील्स में बदल सकता है? हमें दिफाई लिहाज से इसका क्या क्या फ़ायदा होगा अगर खित्ते के मजीद ममालिक हमारे साथ इश्तराक करते हैं, जिसमें टर्की, रूस वगैरह भी शामिल हो? देखिए शजिया, हमेशा डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई जाती है जंग करने के लिए नहीं, जंग को अवॉइड करने के लिए, ताकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपकी पीसफुल को एग्जिस्टेंस को क्या कहते हैं थ्रेटन कर सके। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फतह है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ये हमारा सक्सेस की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी मई 2025 में, जब हमने मार्के हक जीता था। और दुनिया को ये एहसास हुआ कि ये
ऐसी मुस्लिम कंट्री है जो मैच्योर भी है, बैलेंस्ड भी है, और उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने से 3 या 4 गुना बड़ी फौज को भी शिकस्त दे सकता है। आप जब ये जंग शुरू हुई तो मैं इसको एक गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने सालसी करके पूरी दुनिया का एक्चुअली दिल जीत लिया। और जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो एक साइड पे खड़ी हुई है और पूरी दुनिया दूसरी साइड पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। सो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी निगाह से देख रही है। आज आप किसी भी दुनिया के टीवी चैनल को खोल लें या आप किसी भी दुनिया के अखबार को पढ़ लें, हर जगह पाकिस्तान को एक बेहतरीन नाम से पुकारा जा रहा है। सो मैं जो सबसे बड़ी सक्सेस अपनी समझता हूं कि जिस चीज के लिए कंट्रीज जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती हैं अपना एक नाम बनाने के लिए, अपना एक परसेप्शन बनाने के लिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मौका दिया और हमने उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक ना सिर्फ एक बहादुर कौम समझती है बल्कि ये भी समझती है कि ये ऐसी कंट्री है जो रीजनल स्टेबलाइजर बन सकती है और एज अ मिडिल पावर राइज कर सकती है। सो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान जो है वो अब परसेप्शन वाइज तो उसने बहुत गेन किया। अब जबकि ये MOU साइन हो जाएगा और ईरान को फ्री ट्रेड की इजाजत होगी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो ईरान के साथ कुछ इस तरह की डील्स करेंगे कि हमारे मुल्क में भी ऑयल और गैस सस्ती हो और उनके सस्ते होने की वजह से हमारी तिजारत और हमारी ज़राअत जो है वो भी बेहतर होगी और जो अजनास है वो सस्ती होंगी। और ये जो हमारी गुडविल है, अब हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस गुडविल को पाकिस्तानियों के लिए एक बाइसे रहमत बनाने की कोशिश करें और चीजों को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक सर। अभी G7 का इजलास हुआ, उसमें हमने देखा कि ट्रंप साहब ने मोदी साहब से मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि अगर मोदी पर हमला हुआ तो हम मदद के लिए होंगे, लेकिन साथ ही शर्त लगा दी कि अगर कोई नया रहनुमा आया तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। क्या अमेरिका की रियासती पॉलिसियां अब अदारों के बजाय ट्रंप की जाती पसंद या नापसंद पर चल रही हैं? और ये बयान क्या इस बात का एतराफ़ नहीं है कि पाकिस्तान भारत को मई के मार्के में मुकम्मल शिकस्त दे चुका था और तब भी अमेरिका ने आकर भारत को बचाया था? मैं इसको समझता हूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का दिल रखने की कोशिश की, ठीक है ना। देखिए, कोई एक मौका नहीं था कि जहां वो इस तरह की बात करते कि देखिए, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुर्बत प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाहिर नहीं होती। ये शो करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो एक गिरे हुए शख्स को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जब उनको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली होंगी कि पूरी दुनिया में इंडिया अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है और अब तो इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लोग खिलाफ हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ उनको एक उनका इमेज बनाने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। इसकी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही सर। नई दिल्ली ने सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। आप क्या समझते हैं, जब पाकिस्तानी को हथियार बनाया जाए तो पाकिस्तान के पास कौमी ताकत के तमाम जराए बरोकार लाने के अमली ऑप्शंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया जो है वो यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकता। ये उसके अंदर इस तरह का कोई क्लॉज ही नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है और ICJ से भी मेरा ख्याल हम लोगों ने ओपिनियन ले लिया और ICJ के तहत भी जो है, क्या कहते हैं, इंडिया यकतरफा तौर पे इस ट्रीटी से बाहर हरगिज नहीं जा सकता। और जहां तक मुझे शुनीद है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक्चुअली एक सिख हैं, वो इंडिया जाके इंडिया को ये पॉइंट भी समझा चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया इस चीज पे बजिद रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठा के वो जो भी चीज इंडिया में बनाएंगे हमारे पानी को रोकने के लिए, हम उसको तबाह कर सकते हैं।
ठीक है ना, बगैर इंडिया में दाखिल हुए। ठीक। ठीक अच्छा है सर, एक सो हम ये ना, पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी है, दुनिया को भी पता है और इंडिया को भी पता है। सो अभी तक तो सिर्फ बातें हैं शजिया, जब कोई चीज जमीन पे शुरू होगी तो फिर फिर हम पाकिस्तान को रिएक्ट करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में कि इंडिया में इतने सेनर माइंड्स होंगे जो उनकी गवर्नमेंट को समझा रहे होंगे कि आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं अगेन जो कि क्या आप जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही। सर, एक और चीज भी इंडियन मीडिया पे बड़ी डिस्कस हो रही है, वो हो रही है यूएस पैसिफिक कमांड के नए नक्शे में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर है, उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शाती तब्दीली के पीछे क्या कोई गहरा सियासी पैगाम है या ये महज एक टेक्निकल तब्दीली है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सालसी के बदले अब हम कश्मीर की आज़ादी का प्लान रख सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के इशू को पैलेस्टाइन के इशू के साथ जोड़ के रखा है। एक वजह जो हम हमेशा पैलेस्टाइन के इशू को हमेशा सपोर्ट करते हैं वो ये है कि क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और वहां के लोग जो हैं, अगर वो इजराइल के खिलाफ अगर कोई जद्दोजहद कर रहे हैं तो वो जंग आजादी है। और कश्मीर भी एग्जैक्टली हम उसी सेंस में देखते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के ऐन मुताबिक है जी। इससे पहले दुनिया हमारी बात इसलिए नहीं सुनती थी, दो वजूहात थी। एक तो हम एक कमजोर मुल्क समझा जाता था और शजिया जो कमजोर होते हैं ना उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल, पावर टॉक्स टू पावर। हाँ जी, पावर टॉक्स टू पावर, और लोग हमेशा जीती हुई टीम के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करते, ठीक है ना। और जो दूसरी बात है कि इंडिया ने बहुत पैसा खर्च किया हर किस्म के मीडिया के ऊपर, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, कि उसने जब हमने अफगानिस्तान में क्या कहते हैं वेस्टर्न अलायंस का साथ दिया तो उन्होंने पाकिस्तान को एक परिया स्टेट बनाने की कोशिश की और पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट इस बात पे कन्विंस कर लिया कि पाकिस्तान जो है वो इस इलाके में मेजर रीजन है फॉर डिस्टेबलाइजेशन। और ये जो सारी कंट्रीज हैं वो सब अगर अपसेट हैं तो पाकिस्तान की वजह से। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।